और मीडिया प्राइम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा और आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 देशों की यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की राजकीय यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ब्रिटेन यात्रा के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और प्रिंस चार्ल्स से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बेहद अहम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। भारत और ब्रिटेन के रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को एक नए आयाम पे पहुंचाने की दिशा में बेहद अहम ये दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले 1 साल में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर से 2 बार मिल चुके हैं। नवंबर 2024 में ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान और फिर जून 2025 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर की मुलाकात हुई थी। ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। दोनों देश व्यापार, तकनीक, शिक्षा और रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के साथ मजबूत संबंधों को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर भारत यूके द्विपक्षीय संबंधों के तमाम पहलुओं पर विस्तार से चर्चा होगी। पिछली साझेदारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी और आने वाले भविष्य के लिए हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री स्टारमर के बीच ये मुलाकात दोनों देशों के आने वाले जो रोड मैप 2030 लेकर दोनों देशों ने एक तय किया है, साझा हितों को लेकर आगे बढ़ने का जो संकल्प किया है, उस दिशा में भी बेहद अहम होगा। इस यात्रा के दौरान दोनों ही नेता व्यापक रणनीतिक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। 2 देशों के दौरे में ब्रिटेन के दौरे के बाद प्रधानमंत्री मालदीव की राजकीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन की यात्रा के बाद यात्रा के दूसरे चरण में 25 और 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री की यह यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी 26 जुलाई को मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मालदीव भारत का बेहद अहम साझेदार है। दोनों नेता भारत और मालदीव के बीच समग्र आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी को मजबूत करने के लिए इंडिया मालदीव जॉइंट विजन, जिसे अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान अपनाया गया था, इसके क्रियान्वयन की भी समीक्षा करेंगे। मालदीव भारत के लिए कई मायनों में बेहद अहम नेबरहुड फर्स्ट की जो भारत की नीति है उसके तहत तो है ही, विजन महासागर के लिहाज से भी मालदीव के साथ भारत की साझेदारी बेहद अहम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ही देशों की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। 2 देशों की यात्रा में पहला पड़ाव प्रधानमंत्री का ब्रिटेन का होगा, जहां भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती देने के लिहाज से कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच में चर्चा होगी। और यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा पर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा के लिए रवाना हुए।
और आइए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर एक बार। पीएम मोदी आज ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। पहले पड़ाव में ब्रिटेन दौरे में प्रधानमंत्री स्टार्मर के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर रहेगा फोकस। बिहार एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पेश किए 2 विधेयक। राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव के सभी नोटिस सभापति ने किए खारिज। संसद में विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी हमलावर। बार बार सदन की कार्रवाई को बाधित करने की मंशा पर उठाए सवाल। विपक्ष पर लगाया लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदलने का आरोप। कहा बेवजह और बेबुनियाद है विरोध। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह रिमझिम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत। लगातार बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित। श्रावण शिवरात्रि पर शिव मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। काशी विश्वनाथ मंदिर पर हुई फूलों की बारिश। गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं कांवड़िए। और इस समय जो खबर आ रही है, भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू। चुनाव आयोग ने शुरू की चुनाव प्रक्रिया। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया को शुरू किया है। हम जानते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग ने शुरू कर दी है। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने के बाद रिक्त हुए स्थान के लिए चुनाव आयोग ने चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। और इस खबर पर ऋषि हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ऋषि, क्या अपडेट है? देखिए ऋतु, जिस तरीके से जो उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का जो मसला है, चुनाव आयोग ने अभी कुछ देर पहले ही एक प्रेस रिलीज के माध्यम से इस बात की जानकारी दी कि होम मिनिस्ट्री के द्वारा उनके इस्तीफे को नोटिफिकेशन में लाने के बाद, उसको नोटिफाई करने के बाद जो अब अगली प्रक्रिया है वो निश्चित तौर से चुनाव आयोग के द्वारा उसको शुरू किया जाना है। और इसमें उन्होंने इस प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग के पास राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने का अधिकार है, जो कि 1952 के अधिनियम और 1974 के नियम के अनुसार उसको कराए जाने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के ऊपर होती है। इसमें जो 2 महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, जिसमें कि एक तो इलेक्टोरल कॉलेज को तैयार करना, यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा के जो सांसद हैं, जिसमें इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों, उन दोनों की एक सूची तैयार करना, और जो आरओ और एआरओ है उनकी भी सूची तैयार करना कि वो कौन होंगे। इसके लिए एक प्रक्रिया होती है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है उसकी, क्योंकि जब वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा उसके बाद ही वो प्रक्रिया फाइनल मानी जाती है और उसमें नोटिफिकेशन की डेट इशू होती है। और उसके बाद इस मामले में जो चुनाव आयोग है वो औपचारिक रूप से सभी प्रक्रियाओं को शुरू कर देता है। लेकिन निश्चित तौर से गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन के बाद अब अगला चरण यही होना है कि इसको चुनाव आयोग के द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन अब इसके नोटिफिकेशन की तारीख, चुनाव की तारीख, इन सब को भी वो उसकी जल्द उसकी घोषणा करेगा। ऋतु जी ऋषि, इस पूरी प्रक्रिया में और कितना समय लगेगा? क्योंकि जिस तरह से हमने देखा अचानक उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस समय मॉनसून सत्र भी चल रहा है, तो ऐसे में कब तक ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी पूरी? देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया को पूरे करने की बात है तो आयोग इस प्रक्रिया को 15 दिनों के अंदर संपन्न करा सकता है। पूर्व में भी जब उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए हैं तो उसमें कराया जाता है। इस समय सदन चल रहा है, मुझे लगता है इसका भी संज्ञान लिया जाएगा और इसके आधार पर अब चुनाव आयोग ने चूँकि इस बात का ऐलान कर दिया है कि उसने चुनाव की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, तो ऐसे में अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा मुझे जहाँ तक लगता है।
और कुछ ही दिनों के बाद इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा कि चुनाव किस तरीके से होगा, उसका डेट ऑफ नोटिफिकेशन क्या होगा और उसके बाद क्या परिस्थिति आगे बनेगी। और इस पूरे मसले में अगर हम कहें तो अब उपराष्ट्रपति के चुनाव का जो काउंटडाउन है वो भी शुरू हो गया है। रितु, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए इस खबर पर। और इस बीच संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से ठीक से सदन नहीं चल पा रहा है। बीते 2 दिन तो विपक्ष का काफी हंगामा देखने को मिला। आज भी विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के साथ लोकसभा सत्र शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, यह सदन चर्चा और संवाद के लिए है, नारेबाजी के लिए नहीं। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की मर्यादा बनाए रखने का आग्रह किया। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। आप जिस राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन नेताओं से भी कहना चाहता हूं कि देश आपके सदस्यों के आचरण व्यवहार को देख रहा है, उनकी कार्य पद्धति, उनके व्यवहार को देख रहा है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप जाइए, सदन में बैठिए, मुद्दों पर चर्चा करिए। प्रश्नकाल पर हर मुद्दों पर, हर विषय पर नियम प्रक्रियाओं के तहत आपको चर्चा और संवाद करने का पर्याप्त अवसर दिया जाएगा। लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई फिर से शुरू होते ही विपक्ष के हंगामा और व्यवधान जारी रहा। विपक्ष की नारेबाजी के बीच ही केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 और नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025 पेश किया। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एक प्रभावी प्रणाली स्थापित करना है। वहीं राष्ट्रीय एंटी डोपिंग संशोधन विधेयक 2025 का मकसद डोपिंग रोधी कानूनों को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। सदन में कार्यवाही के दौरान विपक्षी दलों ने सदन की कार्यवाही में व्यवधान जारी रखा। गतिरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। और संसद के मॉनसून सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने SIR के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने नियम 267 के तहत 25 कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए, जिसे सभापति ने खारिज कर दिए। विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने संसद में लगातार विपक्ष के हंगामे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम संसद में जनहित के कार्यों को रोकना और केवल शोर मचाना है, जबकि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। साथ ही जहां तक सवाल है बिहार में जनगणना की, तो वहां सब काम नियम कानून के साथ हो रहा है। इस पर भी अब सहयोग करने के बजाय विपक्ष झूठा हंगामा कर रहा है। ये दादागिरी है, दादागिरी के सिवा और कुछ नहीं है। जहां तक SIR का है, बिहार में भी कल गुंडागर्दी हुआ विधानसभा के अंदर। यहाँ भी ये अराजकता फैला रहे हैं, आने वाले सांसदों को रोक रहे हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि सारे चीज जब सामने में है, मृतक के बदले कोई मृतक तो अब वोट डालने आएंगे नहीं, तो उसमें क्या आपत्ति है? क्या जो बाहर शिफ्ट हो गए हैं उनमें क्या आपत्ति है? क्या जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको वोट डालने दिया जाए? ये जानबूझ करके भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के व्यवहार को लोकतंत्र के लिए शर्मसार करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अब संसद में केवल हुड़दंग मचाने और शोर मचाने आता है। विपक्ष आज लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहा है। बाहर आकर कहते हैं कि चर्चा करो, पर संसद में कोई चर्चा नहीं होने देते।
विपक्ष अपने स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उन्हें गरीबों और देश के अन्नदाता किसानों के हित में या देश हित से जुड़े किसी सवाल में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब विपक्ष का दोहरा चरित्र जनता के सामने आ गया है। लोकतंत्र को हंगामा और हुड़दंग तंत्र में बदल दिया है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। कल 20 में से 11 सवाल किसानों के थे, गरीबों के थे, गांव के थे। प्राकृतिक आपदा पर सवाल था और सवाल का जब हम उत्तर देते हैं तो केवल विपक्ष को नहीं देते, देश को देते हैं, देश की जनता को देते हैं। मैं हाथ जोड़ता रहा कि चर्चा हो जाने दो और वो हंगामा करते रहे। मैं देश के किसानों और गरीबों से अपील करता हूं कि एक बार टीवी खोले और विपक्ष का ये चरित्र देखे। जेडीयू सांसद संजय झा ने बिहार में जारी मतदाता गहन पुनरीक्षण का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट से मृत लोगों को हटाना जरूरी है। इसके साथ ही कई लोगों का नाम 2 जगह से रजिस्टर्ड है, इसे देखे जाने की जरूरत थी। वोटर लिस्ट को रिवाइज करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का काम है चुनाव कराना, वोटर रिवीजन कराना। इलेक्शन कमीशन बिल्कुल सही काम कर रहा है। अगर किसी का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, तो उसका बोगस वोटिंग कराना है। अगर कोई 2 जगह वोटर है, उसका हटाना है कि नहीं हटाना। और अगर कोई यहाँ का सिटीजन नहीं है तो वो क्लीनिंग कर रही है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन तो सही काम कर रहा है, इसको तो अवार्ड मिलना चाहिए। और मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के हंगामे और सदन की कार्रवाई पर और बात करने के लिए शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, जहां एक तरफ विपक्ष हमलावर हो रहा है, कई ऐसे मुद्दे लेकर पहुंच रहा है संसद, तो वहीं अब सरकार के तमाम मंत्री भी एक तीखे स्वर में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के पूरे हंगामे को कोई शोर तंत्र बता रहा है, कोई हुड़दंग करना कह रहा है, तो तनातनी काफी ज्यादा हो गई है। विपक्ष के बड़े मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर तीसरा दिन भी एक तरह से हंगामे की भेंट चढ़ता दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले दिन विपक्षी दलों ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हंगामा किया था और उस पर बीएससी की बैठक हुई थी और एक सहमति बनी थी कि उस पर चर्चा होगी। सरकार पहले से तैयार थी। किस दिन चर्चा हो, कब चर्चा हो, इसको लेकर एक स्पष्टता की मांग की जा रही थी और वो तय हो गया कि अगले हफ्ते चर्चा होगी। 29 तारीख संभवतः वो दिन होगा जब लोकसभा में चर्चा होगी, या फिर राज्यसभा के लिए आज बीएससी की जो बैठक है उसमें दिन तय हो जाएगा। फिर एसआईआर का मुद्दा आ गया, यानी बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का मुद्दा। कल उस पर हंगामा हुआ। आज सभी विपक्षी दलों ने एक साथ सांकेतिक तौर पर संसद भवन परिसर में मकर द्वार के सामने प्रदर्शन किया, उस पर वो हंगामा कर रहे हैं। तो हर दिन कोई नया मुद्दा ला रहे हैं। कल हमने देखा था कि कृषि मंत्रालय से संबंधित कई सवाल थे, 11 सवाल थे कृषि से, किसानों से जुड़े हुए। हंगामे की वजह से सारे सवालों के जवाब नहीं हो पाए। आज रेलवे मंत्रालय से जुड़ा सवाल का उत्तर दिया जाना था। बिहार में जो पैकेज दिया गया उसमें रेलवे की जो परियोजनाएं बिहार में चल रही हैं, हंगामे के बीच रेल मंत्री ने जवाब दिया और बाद में हंगामे की वजह से सदन को स्थगित करना पड़ा। तो अब तमाम केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष का जो रवैया है, कांग्रेस और उसके जो सहयोगियों का जो रवैया है, वो दोहरे मापदंड वाला है। वो चर्चा की मांग तो करते हैं लेकिन वास्तव में सदन के अंदर चर्चा नहीं चाहते। वो किसानों की बात करते हैं लेकिन जब किसानों से जुड़ा सवाल आता है तब हल्ला करते हैं, हंगामा करते हैं, जवाब नहीं सुनते। और इनकी एक रणनीति सी हो गई है कि किसी विषय पर हंगामा करो और जब उस विषय पर चर्चा के लिए सरकार मान जाए तो फिर जवाब ना देने दो। ये एक रणनीति सी है और इसीलिए सत्ता पक्ष काफी आक्रामक है। शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि सदन के भीतर का क्या दृश्य वो रहा जिस पर एक तरह से तीखे शब्दों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ये कहना पड़ा कि सदन संवाद और चर्चा की जगह है, नारेबाजी की जगह नहीं। हम देख रहे एक लंबे समय से और हर सत्र में एक बड़ी चेतावनी एक तरह से देते हैं तमाम सांसदों को, विपक्षी सांसदों को जो प्लेकार्ड लेकर आते हैं। नए नियमों और नियमों के तहत प्लेकार्ड जैसी चीजें अनुमति नहीं है कि आप एक तरह जब सदन के भीतर आप जब विरोध करेंगे तो इसका इस्तेमाल करें। आज का जो दृश्य रहा वो क्या रहा?
ये देखिए, बहुत अपेक्षा की जाती है सांसदों से कि वो नियमों का पालन करें। बहुत जरूरी ना हो तो बेल में ना आए और इस तरह से हंगामा ना करें। प्ले कार्ड की मनाही है, लेकिन उसके बावजूद हमने पिछले सत्र में भी देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी। आज भी लोकसभा अध्यक्ष ने इस बात को लेकर नाराजगी जताई। जिस तरह से कांग्रेस सहित विपक्ष के कई सांसदों का जो रवैया था सदन के अंदर हंगामा करने का, और बिल्कुल हम जानते हैं कि बेल के नज़दीक आकर वो हंगामा कर रहे थे, प्ले कार्ड कुछ सांसद लहरा रहे थे, तो इस पर एक नाराजगी जताई हमने देखा लोकसभा अध्यक्ष ने। और कल संसदीय कार्य मंत्री ने भी इस बात को कहा था कि देश के करोड़ों लोगों का जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो सदन की कार्रवाई न चलने से, सदन की कार्रवाई में बाधा डालने से बर्बाद हो रहा है। और विपक्षी दलों का जो रवैया है, कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों का, वो दोहरा रवैया है। वो दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। चर्चा की मांग करते हैं लेकिन चर्चा चाहते नहीं है वास्तव में। जी, शैलेंद्र, शिवराज सिंह चौहान का, कृषि मंत्री का, बाहर निकल के ये कहना कि किसानों से जुड़े कई ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर चाहिए थे, जो देश के किसान जानना चाहते हैं, उनको भी विपक्ष ने उन तक नहीं पहुंचने दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अब मुखर होकर विपक्ष के इस पूरे रवैये को जनता के बीच लेके जा रही है? क्योंकि विपक्ष सदन के भीतर क्या कर रहा है ये बाहर जनता को नहीं पता चल रहा है, लेकिन अब सरकार आक्रामक दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, ये बहुत स्पष्ट अब रणनीति है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल सदन के अंदर जो रुख अपना रहे हैं वो बताया जाए। और यही वजह है कि जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो लगातार मीडिया से बातचीत कर रहे हैं कि देखिए कांग्रेस का जो रवैया है, उनके सहयोगी दलों का जो रवैया है, वो कितने दोहरे मापदंड वाला है। वो कई मुद्दों पर जब बात करते हैं और उस मुद्दे से जुड़ा जो सवाल आता है उसका जवाब नहीं सुनना चाहते। वो कुछ मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हैं, चर्चा पर सहमति बन जाती है तो दूसरा मुद्दा ले आते हैं। तो ये कहाँ की एक रणनीति है? किस तरह से ये सदन को बाधित करने के नए नए तरीके विपक्षी दल, कांग्रेस और उनके सहयोगी दल अपनाते हैं। तो अब मुखर होकर तमाम केंद्रीय मंत्री इस बात को स्पष्टता से मीडिया के सामने कह रहे हैं। जी शैलेंद्र, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सभी विपक्षी दल चर्चा की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर अगले हफ्ते का समय 16 घंटे का समय तय किया गया है। लेकिन आज जब SIR बिहार में जो पुनरीक्षण हो रहा है मतदाता सूची का, उसे लेकर जब हंगामा हो रहा था, तो इसमें विपक्ष कितना एकजुट दिखाई दिया सदन के भीतर? देखिए, विपक्षी दलों की ये कोशिश है, कांग्रेस की ये कोशिश है कि वो इंडी गठबंधन के सहयोगियों को साथ लाकर दरअसल ये एक संदेश दे कि वो इस मुद्दे पर साथ है। काफ़ी हद तक हमने देखा कि विपक्षी दल जो है, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दल बाहर प्रदर्शन में एक साथ नजर आए। आम आदमी पार्टी, हम जानते हैं कि जब मानसून सत्र की शुरुआत होने वाली थी तब वो एक तरह से देखिए उस बैठक में नहीं गई थी इंडी गठबंधन की, और एक गठबंधन में फूट है या फिर विपक्षी एक साथ नहीं है सारे दल, ये एक संदेश भी गया था। तो शायद उसी कवायद को समझते हुए उस संदेश के खिलाफ एक एकजुटता का संदेश देने की एक कोशिश इसके बहाने, SIR के मुद्दे के बहाने कांग्रेस पार्टी कर रही है, जहां उसने तमाम दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया है, प्रदर्शन में भी और अंदर हल्ला गुल्ला हो रहा था। हमने देखा कि राज्यसभा में जब बीते दिनों वॉकआउट हुआ था तो कांग्रेस एक तरह से बाकी दलों का समर्थन पाने में असफल हुई थी। बहुत व्यापक समर्थन विपक्षी दलों का नहीं मिला था वॉकआउट के समय में। तो कांग्रेस की ये कोशिश है कि ये संदेश दिया जाए कि SIR के मुद्दे पर तमाम विपक्षी दल जो हैं, इंडी गठबंधन के जो सदस्य, जो सहयोगी हैं, वो साथ खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र, पूरी जानकारी के लिए संसद भवन से। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए DD न्यूज। ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। RBI कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। और देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन भारतीय मजदूर संघ के 70 साल पूरे हो चुके हैं। भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम के आयोजन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत इस समय संबोधित कर रहे हैं सभा को। कि ठिंगड़ी, तुम्हारा भगवा झंडा इस मैदान में नहीं फड़क सकता, क्योंकि विचार भी अलग ही था। आधुनिक इतिहास में उस विचार का प्रयोग कहीं देखने को नहीं मिलता। भारत की दृष्टि लेकर विचार हुआ तो विचार कैसा है कि मजदूरों, दुनिया को एक करो, और मजदूर विरुद्ध मालिक ऐसा नहीं है, तो एक उद्योग परिवार है। अब मजदूरों के दुख को दूर करने के लिए, संघर्ष करने के लिए निकले लोग अगर परिवार की बात करेंगे तो कैसे टिकेंगे, ऐसा विचार रख के सबने बोला होगा। परंतु हम देखते हैं कि इतने सारे कार्यकर्ताओं के त्याग, बलिदान और परिश्रम के बाद आज 70 वर्षों के बाद हम लोग दुनिया में एक महत्वपूर्ण और देश में सर्वप्रथम मजदूर संगठन बने हैं। और ये सब आप लोगों ने किया है, तो आपको इसका स्वाभिमान प्राप्त होना ये बिल्कुल स्वाभाविक है और सही भी है। जो आनंद उत्साह आप दिखा रहे हैं उसके आप अधिकारी हैं। परंतु ये भी कहा गया कि आत्मावलोकन का भी कार्यक्रम है। वर्ष भर हमने इस निमित्त कार्यक्रम किए, अब उन कार्यक्रमों को विराम लगेगा और आगे काम करना है। तो जरा पीछे मुड़कर देखना, कैसे रहा, क्या रहा, हम यहां तक आए, क्यों आए, कौन सी प्रेरणा थी जो हमको यहां तक लेकर आई। विचार इसलिए करना पड़ता है, हमारे त्रैवार्षिक अधिवेशन होते हैं। मैं नागपुर शहर का प्रचारक था, तो नागपुर में भी एक अधिवेशन हुआ था 80 के दशक में। उसमें डॉक्टर मगो बोकरे अतिथि के नाते पधारे थे उद्घाटन में। डॉक्टर MG बोकरे मार्क्सवादी थे, बाद में गांधीवादी बन गए। उसी समय नागपुर के एक बस्ती से दूसरे बस्ती में रहने के लिए गए। वहां उनके नए घर के सामने ही संघ की शाखा लगती थी, इसलिए जिज्ञासावश वहां गए, बातचीत हुई, संघ से संपर्क बढ़ा, तब वो संघ के विचारों से सहमत हुए और मजदूर संघ के अधिवेशन में आए। तो उन्होंने एक विषय सबके सामने रखा। उन्होंने रखा कि आपके पास इतना अच्छा विचार है, निर्दोष विचार है, आज तक हुए सफल प्रयोग अभी नहीं है, आंशिक दृष्टि से सफल हुए, लेकिन पूर्ण सफलता दे सकने वाला विचार आपके पास है। लेकिन आप भी वही करते हो जो बाकी सब संगठन करते हैं। आप भी बंद करते हो, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हो, ये सब करते हो। आपके पास है, उस पर चलो तो सबका कल्याण होगा। बाद में दत्तोपंत जी का भाषण था, मैं था उस अधिवेशन में। व्यवस्था के नाते उद्घाटन के कार्यक्रम में रहना, व्यवस्था ठीक है कि नहीं देखना और अपने काम में निकलना, ऐसा था। तो उद्घाटन के कार्यक्रम में था, दत्तोपंत जी ने कहा कि डॉक्टर बोकरे ने जो प्रश्न उपस्थित किया वो एकदम ठीक है, ऐसा ही है हमारे पास, लेकिन ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि जो व्यवस्था बनी है उसमें से जाके हमको वरिष्ठ बनना पड़ेगा, बाद में हमारे विचारों के प्रयोग हमको करने पड़ेंगे। इसलिए हमारी स्थिति कैसी है,
स्क्वायर पेग्स थ्रू राउंड होल्स। खूंटियां हमको गाड़नी है, वो गोल है और वो छेद बने हैं वो चौकोर है, वो चौकोर है और जो छेद बने हैं वो गोल है। तो पहले वो काम ठीक हो जाए, फिर हम अपने विचार के अनुसार पुनर्रचना श्रमिक क्षेत्र की करना ये कर सकेंगे। मैं समझता हूं कि आज आप लोग उस स्थिति में आए हैं और कुछ कर भी रहे। अभी मंत्री महोदय ने भी बताया आईएलओ में आपने क्या किया। यहां भी अपने देश में सबको साथ लेकर आपके जो प्रयास चल रहे हैं दूर से हम देख रहे हैं। परंतु इतने वर्ष हम अपनी चौकोर खूंटियां गोल छेदों में गाड़ने का जो प्रयास कर रहे हैं, उसके चलते हम ठीक चल रहे कि नहीं ये देखना आवश्यक हो जाता है। भारतीय मजदूर संघ की 70वीं वर्षगांठ के समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोल रहे थे। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दौरे के पहले चरण में पीएम ब्रिटेन पहुंचेंगे। पीएम वहां अपने समकक्ष कीयर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पीएम की ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स के साथ भी मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बाद मालदीव पहुंचेंगे। पीएम वहां स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। और प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा पर और बात करने के लिए अरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरेंद्र, बहुत एक तरह से संक्षेप एक यात्रा रहेगी, मात्र 24 घंटे की यात्रा, लेकिन काफी अहम कही जा रही है। किस तरह से द्विपक्षीय संबंधों को एक नए आयाम पर, आर्थिक और रणनीतिक दोनों ही संबंधों के लिहाज से अहम होने जा रही है प्रधानमंत्री की ये यात्रा? शुक्रिया रितु, और आपने बिल्कुल सही शब्दों में कहा कि समय भले ही इसमें कम है, लेकिन बहुत फोकस्ड तरीके से ये यात्रा रहने वाली है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि भारत और यूके की बात की जाए तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको इन्हेंस करने का एक बहुत बड़ा मौका होगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त है उसमें भारत और यूके बहुत करीबी के साथ में तमाम रीजनल ग्लोबल इश्यूज़ पे भी मिलकर काम कर रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से बात की जाए तो आर्थिक मोर्चे पर भी एक अपने आप में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बात होगी, लेकिन इसके अलावा 2030 के जिस विजन डॉक्यूमेंट पर भारत और यूके मिलकर काम कर रहे हैं, जो 2022 में एक तरीके से सामने आया था दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात के बाद में, उसको इस बार जरूर विस्तार मिलेगा। उस विस्तार के मायने ऋतु ये है कि जिन क्षेत्रों के लिए अभी 2030 तक हमने बात की है वो क्षेत्र पे तो हम लगातार तेजी से काम करेंगे ही, लेकिन इस क्षेत्रों का भी विस्तार होगा। खासतौर से अगर बात की जाए तो जो मुझे यहाँ जानकारी मिल रही है उसमें शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, डिफेंस को लेकर, ये तमाम वो सेक्टर हैं जिनमें हम आपसी सहयोग को बहुत ज़्यादा विस्तार देते हुए देखेंगे। और यहाँ पर यूके में भी भारत के साथ में सहयोग को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत सहमति है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेग्जिट के बाद से यूके की अर्थव्यवस्था में, यहाँ की स्थितियों में कई प्रकार की अलग प्रकार के अप एंड डाउन्स रहे हैं, और राजनीतिक स्थिरता को लेकर भी हमने कई अप एंड डाउन्स देखे यहाँ पर। लेकिन कैसे आगे बढ़ा जाए मित्र देशों के साथ में, इसको लेकर भारत हमेशा से यहाँ पे सभी राजनीतिक नेतृत्व का अपने आप में एक पहला दो देशों में से एक रहा है। तो मौजूदा प्रधानमंत्री की जो यात्रा है ये कई मायनों में खास इस लिहाज से भी होगी, जिसमें अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर 2030 के विजन डॉक्यूमेंट्स को लेकर और इसको विस्तार देने को लेकर भी कई प्रकार के काम होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ऋतु जी, अरेंद्र, आप लंदन में हैं, इसलिए जानना चाहेंगे कि प्रवासी भारतीयों के बीच में किस तरह का उत्साह है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत ही छोटा विजिट है, तो उम्मीदें बहुत होंगी इस विजिट से वहां पे प्रवासी भारतीयों को भी। यही चीज़ जो आप कह रही हैं, लगभग 18 लाख के आसपास भारतीय मूल के लोग यहाँ रहते हैं, उनमें उत्साह बहुत है, लेकिन उनके मन में यह है कि बड़ा कम देर के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं, तो लेकिन उसके बावजूद भी हर किसी के मन में है प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। और निश्चित तौर से जब प्रधानमंत्री देर रात यहाँ पहुँचेंगे भारतीय समय के अनुसार अगर बात की जाए, और यहाँ पर देर शाम की बात की जाए लंदन के समय के अनुसार, तो बड़ी संख्या में भारतीय भी मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के स्वागत में, और वो तमाम तैयारियां भी कर रहे हैं, ये तमाम जानकारियां भी लोगों ने दी है। तो भारतीय मूल के लोगों के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री की यात्रा भी अपने आप में उत्साह के एक नए स्तंभ को दिखाती हुई नजर आ रही, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है। जब ऐसी हाई लेवल डेलीगेशंस की इस प्रकार की जो यात्राएं होती हैं
तो उससे बहुत नई प्रकार की संभावनाएं खुलती हैं। और उसका जो सबसे ज़्यादा फायदा होता है वो सबसे ज़्यादा उन तमाम प्रवासियों को होता है जो यहाँ मौजूदा वक्त में मौजूद हैं, चाहे वो एज ए पेशेवर की तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं या कई प्रकार के स्टूडेंट्स जो पढ़ाई करने के लिए आए हुए हैं या तमाम वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब लोगों की चिंताएं दोनों नेताओं की बातचीत का एक आधार तैयार करती है। तो ऐसे में जो बात आपने कहा कि भारतीय प्रवासियों के लिहाज से उनमें उत्साह है और उन्हें उम्मीद भी है कि तमाम जो व्यवहारिक समस्याओं का हल बीते समय में प्रधानमंत्री मोदी की यूके के नेतृत्व के साथ बातचीत में होती रही है और मौजूदा वक्त में और जो थोड़ी बहुत दिक्कतों को लेकर जो बात होती है उनमें और समाधान होता हुआ दिखाई पड़ेगा। मौजूदा यात्रा को लेकर चाहे मोबिलिटी को आसान बनाने की बात हो, वीज़ा नियमों को लेकर बात हो, काम करने की सहूलियतों को लेकर बात हो, आपसी जो कई प्रकार के डबल जो कई तरीके से जो नियम होते हैं उनकी वजह से जो बाधाएं आती हैं काम करने को लेकर, व्यापार करने को लेकर, उनको सहज और आसान बनाने को बात हो, तो भारतीय प्रवासियों में बहुत उत्साह है, उम्मीद है और इस बात की बड़ा इंतजार है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा में क्या क्या चीज़ों पर डिस्कशन होगा और कैसे तमाम जो व्यवहारिक दिक्कतें और चुनौतियां हैं हमारे साथ दोनों देशों के बीच के तमाम लोगों के लिए उसका समाधान निकालते हुए नजर आएंगे। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल अरेंद्र, 900 से ज्यादा भारतीय कंपनियां इस समय ब्रिटेन में हैं जो एक बड़ी संख्या में रोजगार भी उपलब्ध करा रही हैं। आपने जिक्र किया जियोपॉलिटिक्स का। अरेंद्र, जियोपॉलिटिक्स की बदलती परिदृश्य में इंडो पैसिफिक के लिहाज से भी भारत और ब्रिटेन किस तरह से नजदीक आ रहे हैं और एक मजबूत साझेदार हो सकते हैं, ये मुलाकात भी बेहद अहम होने जा रही है इस दिशा में भी। बिल्कुल ऋतु, इसमें कोई दो राय नहीं। और दो बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां भारत और यूके की अगर बात की जाए तो जो मोरल वैल्यूज है, जो तमाम जो जिन वैल्यूज पे दोनों देश मिलकर आगे काम करने की बात करते हैं वो लगभग साझा है और एक साझा समझ को लेकर भारत यूके लंबे समय से जो वैश्विक चुनौतियां हैं उसको लेकर काम करते रहे। आपने स्पेसिफिकली इंडो पैसिफिक की बात की है तो भारत की जो हमारी सेनाएं हैं उनके बीच में ट्राई लेवल सर्विसेज का जो तरीके से अभ्यास होता रहता है वो तमाम चीज़ें और फ्री नेविगेशन को लेकर दोनों देशों की एक सहज वो है कि किस प्रकार से जो वर्ल्ड सप्लाई चेन है वो डिस्ट्रप्शन उसमें ना होने पाए। कोविड के समय उसके बाद से कई प्रकार की स्थितियां ऐसी रही हैं जिसके चलते ये दिक्कतें आई हैं, तो देशों ने समझा है और जो साझा समझ वाले देश हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ने वाले देश हैं जिसमें भारत और यूके आते हैं, ये बहुत बारीकी से समझते हैं कि कैसे दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर आगे बढ़ाना है। तो फ्री नेविगेशन से लेकर इंडो पैसिफिक जैसे जो तमाम जो क्षेत्र जहां से दुनिया का 70-80% व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उसको दुनिया के जो कानून है उसके आधार पर चलाना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में जो दिक्कतें जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर है उस पर भारत और यूके एक साझा समझ रखते हैं। हमारी जो नौसेनाएं हैं वो एक तरीके से युद्धाभ्यास भी इस प्रकार को करती हैं ताकि उस इलाके को साझा रखा जा सके, सुरक्षित रखा जा सके। साथ ही साथ डेटा शेयरिंग को लेकर भी कि जहां ज़रूरत होती है वहां पर एक प्रकार का सहयोग भी दिखाई पड़ता है। तो भारतीय कंपनियां का भी आपने जिक्र किया, बड़ी संख्या में यहाँ काम कर रही हैं। ब्रिटिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं तो माल की आवाजाही और मोबिलिटी को लेकर जिस प्रकार की दिक्कतें होती हैं उसके लिए बड़ा ज़रूरी है इस समझ को डेवलप करना। और चीज़ आपने जिसका जिक्र किया था ऋतु वो बहुत ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पे मैं हूँ तो उसको महसूस कर पा रहा हूँ। भारतीयों को जो मूल के लोग जो यहाँ मौजूद हैं एक बहुत बड़े एसेट के रूप में देखा जाता है और भारतीयों ने अपनी मेहनत से यहाँ पर अपनी पहचान बनाई है। यहाँ का हेल्थ सेक्टर हो, यहाँ का फाइनेंस सेक्टर हो, यहाँ का डिफेंस सेक्टर, तमाम जो बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में भारतीयों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं कि आईटी में ही भारत की महारत है, सिर्फ भारतीय पेशेवर आईटी तक सीमित नहीं है बल्कि तमाम क्षेत्रों तक उन्होंने अपनी महारत को हासिल करके यहाँ पे अपनी एक तरीके से उपयोगिता साबित की है और यूके की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और तमाम अगर फिगर्स पे हम जाएं तो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे टैक्स भी देते हैं। तो ऐसे में जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए भी मददगार है। भारतीय मूल के लोग एक एसेट के तरीके से काम करते हैं और भारतीयों के प्रति यहाँ के लोगों में एक बड़ा सम्मान का भाव भी दिखाई पड़ता है। ऋतु जी अरेंद्र, जहां आप बात कर रहे हैं व्यापार की तो दर्शकों को ये भी बता देते हैं कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 43 बिलियन पाउंड का है, जिसमें अगर हम सर्विसेज और गुड्स की बात करें तो 18 बिलियन पाउंड गुड्स का है और सर्विसेज का तकरीबन 25 बिलियन पाउंड है। तो विस्तार इस व्यापार को भी दोनों देशों के बीच मिलने की उम्मीद मानी जा रही है इस पूरे दौरे में। लेकिन ये माना जा रहा है अरेंद्र की भारत और ब्रिटेन
आने वाले समय में कई वैश्विक चुनौतियों के समाधान के तौर पर आएंगे। आपने सप्लाई चेन रेजिलियंस की भी बात की। इसे देखते हुए वो कौन से क्षेत्र हैं जहां पे दोनों देश साझेदारी कर सकते हैं? भारत एक बड़ा बाजार, एक बड़ा निवेशक भारत ब्रिटेन के लिए भी, और ब्रिटेन भी भारत की अर्थव्यवस्था और व्यापार रिश्तों में एक बड़ा निवेशक के तौर पर है। बिल्कुल ऋतु, जो आपने कहा कि इस समय पूरी दुनिया में एक प्रकार की दिक्कत ये चल रही है कि साहब जो रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर दिक्कतें सप्लाई चेन को लेकर आई हैं, हमने देखा उसके कई कारण हैं, हम सब जानते हैं उस बात को लेकर, उस डिटेल से जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कैसे इस प्रकार का जो एक डिसरप्शन क्रिएट हुआ है उससे एक अल्टरनेट मॉडल बनाया जाए, उसमें भारत आज दुनिया के लिए कभी तेजी से आगे बढ़ रहा है। न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर बात की जाए तो भारत और ब्रिटेन मिलकर आगे काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ग्रीन एनर्जी के लिहाज से अगर बात की जाए तो कैसे भारत ने दुनिया के सामने, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही अपने जो 2030 के टारगेट्स थे उनको 5 साल पहले ही अचीव किया है, जो सोलर एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिहाज से। तो ऐसे में भारत के पास में अपनी एक महारत है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरीके से भारत ने एक अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है, और ये सबको ही जानता है कि किस प्रकार की भारत ने अपनी जो क्षमताएं हैं वो दूसरे देशों के साथ साझा की है। तो ऐसे में भारत की जो अपनी कैपेबिलिटीज़ हैं, क्षमताएं हैं, उसके साथ में यूके के साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपने जिक्र किया, अगर बात की जाए तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। 2030 के जो विज़न की हम बात कर रहे थे शुरुआत में, वो विस्तार लेने वाला है। और जो सेक्टर्स की आप बात कर रही है, डिफेंस कॉपरेशन निश्चित तौर से बहुत बढ़ने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा विस्तार जो मुझे यहाँ जानकारी मिल रही है वो ये, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि लगभग 8-10 दिन पहले ही भारत में के गुरुग्राम में, जो हरियाणा में पड़ता है, वहाँ पे यूके की एक यूनिवर्सिटी का एक कैंपस खुला है। बहुत सी और जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके कैंपसेस बहुत जल्दी ही हम भारत के अलग अलग शहरों में खुलते देखेंगे। वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो एक बहुत बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स का माइग्रेशन यूके तक होता था, 7 समंदर पार होता था, अब उनके लिए ये दिक्कतें काफ़ी कब होने वाली है, ख़त्म होने वाली है। तो जो कोऑपरेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स की बात है, उसमें एजुकेशन एक बहुत बड़ा एक सेक्टर बनने वाला है, जहां पर हम देखेंगे कि बड़ी बड़ी यूके की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस जो हैं वो इंडियन भारतीय शहरों में अलग अलग खुलते नजर आएंगे, चाहे हम मुंबई, बेंगलोर या दिल्ली जैसे शहरों की अगर बात करें इस प्रकार की। तो ये भारतीय छात्रों के लिए भी बड़ा मददगार होगा। और हम जानते हैं कि इस प्रकार के माइग्रेशन से भारत को, एक भारतीय छात्रों को या तमाम परिवारों को एक बड़ा पैसा खर्च करना पड़ता है, तो उस लिहाज से आम लोगों को भी मदद मिलेगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में पहला फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस खोलना, वो यूनिवर्सिटी जो यूके की यूनिवर्सिटी है उसका कैंपस खुला है, तो अपने आप में ये एक बड़ी शुरुआत है और यूके की तमाम यूनिवर्सिटी तैयार है। तो एजुकेशन, डिफेंस, हेल्थ, इसके अलावा न्यू जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, साथ ही साथ तमाम जो नए वेन्यूज़ हैं, उसमें दोनों देश मिलकर काम करते नजर आएंगे, क्योंकि जो नए ग्लोबल चैलेंजेस अब आ गए हैं, खासतौर से वर्ल्ड सप्लाई चेन्स को लेकर, उसका एक अल्टरनेट मॉडल कैसे दिया जाए। भारत एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है, बड़ा एक सर्विस सेक्टर प्रोवाइडर हो सकता है। भारत के पास अपनी एक अलग प्रकार की कैपेबिलिटीज हैं, उन सबका एक सहयोग यूके कैसे लेगा ये साफ तौर से दिखाई पड़ेगा। और निश्चित तौर से मैं आपसे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि जब प्रधानमंत्री की यात्रा के बाद में तमाम डिटेल्स दिए जाएंगे तो 2030 का जो विजन है, डॉक्यूमेंट है, उसमें एक विस्तार में कई प्रकार के नए आयाम जुड़ते नजर आएंगे, और जो एक रोड मैप होगा दोनों देशों को एक नई दिशा देने के लिए, जो वैश्विक व्यापार, वैश्विक गतिविधियों और शांति सुरक्षा के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। ऋतु जी हाँ, बिल्कुल अरेंद्र, 2020-30 का जो विजन डॉक्यूमेंट है, रोड मैप जो तैयार किया गया है, उस लिहाज से भी बेहद अहम होने जा रहा है प्रधानमंत्री का ये दौरा। और जिस तरह से आपने कई ऐसे क्षेत्र उसमें गिनाए कि कौन कौन से क्षेत्रों में भारत की ताकत है और वैश्विक चुनौतियों के सामने भारत समाधान के तौर पर दिख रहा है, उसी में एक ऊर्जा का क्षेत्र भी है। प्रधानमंत्री की ब्रिटेन यात्रा से पहले यूरोपीय यूनियन की रूस को तेल को लेकर जो पाबंदियां हैं, उस लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अरेंद्र, विस्तार से बात करने के लिए। तमाम क्षेत्रों पे जो भारत और ब्रिटेन के बीच में संबंधों को प्रगाढ़ करेंगे प्रधानमंत्री की इस यात्रा के साथ। आइए कुछ झलकियां दिखाते हैं प्रधानमंत्री की रवानगी दोनों देशों के समय की।
हैं। पहले वो ब्रिटेन जाएंगे, उसके बाद मालदीव की यात्रा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के संबंध वैश्विक चुनौतियों के बीच दुनिया को दिखाएंगे किस तरह से दो देशों की साझेदारी कई बड़ी चुनौतियों के समाधान पेश कर सकती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए डीडी न्यूज। नवाचारी और नवोन्मेषी शिक्षा व्यवस्था से युवाओं की आशाओं को नई उड़ान दे रहा है नया उत्तर प्रदेश। ग्रामीण परिवेश हो या फिर नगरीय क्षेत्र, गुणवत्ता युक्त शिक्षा बनी है नए उत्तर प्रदेश की पहचान। स्कूल चलो अभियान और शारदा प्रोग्राम जैसे अभिनव प्रयासों से ड्रॉप आउट दर में आई है उल्लेखनीय गिरावट। ऑपरेशन कायाकल्प और टैबलेट वितरण जैसे कदमों से डिजिटल शिक्षा को मिले हैं नए आयाम। बेसिक शिक्षा से हायर एजुकेशन तक शिक्षा में उठाए गए अभूतपूर्व कदमों से हुआ है एजुकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन। अंत्योदय और बिना किसी भेदभाव के सबको समान शिक्षा का अधिकार बना है युवाओं के उज्जवल भविष्य का आधार। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के अभिनव प्रयासों ने नए उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में किया है युगांतकारी ट्रांसफॉर्मेशन। समान शिक्षा का अधिकार, डबल इंजन सरकार। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस? पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। केंद्र सरकार ने लोकसभा को हाल ही में एक सवाल के उत्तर में बताया है कि अक्टूबर 2024 में शुरू की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना PMIS के पहले 2 दौर के दौरान देश की शीर्ष कंपनियों द्वारा युवाओं को 1,53,000 से अधिक प्रस्ताव दिए गए हैं। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने जवाब देते हुए एक लिखित उत्तर में कहा कि PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के पहले दौर में साझेदार कंपनियों ने देश भर में PMIS पोर्टल पर 1,27,000 से अधिक इंटर्नशिप के अवसर पोस्ट किए। इसके सापेक्ष लगभग 1,81,000 उम्मीदवारों से 6,21,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। साझेदार कंपनियों ने 60,000 से अधिक उम्मीदवारों को 82,000 से अधिक इंटर्नशिप प्रस्ताव दिए, जिनमें से 28,000 से अधिक उम्मीदवारों ने इंटर्नशिप में शामिल होने के प्रस्ताव स्वीकार कर लिए और 8,700 से अधिक उम्मीदवार उनकी इंटर्नशिप में शामिल हुए। उन्होंने लिखित उत्तर में बताया कि 9 जनवरी 2025 को शुरू हुई PM इंटर्नशिप योजना पायलट परियोजना के दूसरे दौर में लगभग 327 साझेदार कंपनियों ने देश में 735 जिलों में 1,18,000 से अधिक इंटर्नशिप अवसर पोस्ट किए हैं। इस दौर में 2,14,000 से अधिक आवेदकों में से 4,55,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। पहले देश में उद्योग और उद्यम का एक समृद्ध केंद्र माना जाने वाला बंगाल अब उद्योग के लिहाज से पिछड़ता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में राज्य के खराब हालात को देखते हुए हजारों कंपनियों ने अपने ऑफिस को दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर लिया है। पिछले 14 वर्षों में 6,688 कंपनियां राज्य से पलायन कर चुकी हैं। इसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 2011 में ही तृणमूल कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई थी। पश्चिम बंगाल से कंपनियों के पलायन की जानकारी राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई है। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2011 से अब तक 6,688 कंपनियां पश्चिम बंगाल से बाहर जा चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा पलायन 2017 और 2018 में देखा गया, जब 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने राज्य में अपने ऑफिस को बंद कर दिया। इसे लेकर भाजपा नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल सरकार पर हमला बोला है। अमित मालवीय ने एक्स पोस्ट में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार की नीतिगत निष्क्रियता, भ्रष्टाचार, औद्योगिक दूरदर्शिता का अभाव और अस्थिर शासन की वजह से ये हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि ये कंपनियां बेहतर नीतियों और उद्योग समर्थक नेतृत्व वाले राज्यों में चली गई हैं। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल से महाराष्ट्र में 1308, दिल्ली में 1297, उत्तर प्रदेश में 879, छत्तीसगढ़ में
511, गुजरात में 423 और राजस्थान में 333 कंपनियों का स्थानांतरण हुआ है। मालवीय ने कहा कि जहां अन्य राज्य निवेश आकर्षित कर रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल भ्रष्टाचार में लिप्त है। 125 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के कूल्हे का प्रत्यर्पण कर नई दिल्ली स्थित फोर्टिस एस्कॉट अस्पताल के डॉक्टरों ने इतिहास रच दिया है। डॉक्टर इसे अपनी तरह का दुर्लभ मामला बता रहे हैं। सर्जरी सफल रही और मरीज पूरी तरह से स्वस्थ और अपने पैरों पर चल पा रहा है। पेश है ये खास रिपोर्ट। दिल्ली के रहने वाले 58 साल के समीर कपूर ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बिना दर्द के अपने पैरों पर चल सकेंगे। 125 किलोग्राम के समीर कपूर ने बीते 3 साल से दाएं कूल्हे में दर्द से परेशान होकर कई अस्पतालों का चक्कर लगाया, इलाज कराया, लेकिन राहत नहीं मिली। अंत में समीर दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट्स अस्पताल गए। वहां डॉक्टरों की टीम ने एक दुर्लभ टोटल हिप रिप्लेसमेंट यानी पूर्ण कूल्हा प्रत्यारोपण कर समीर कपूर को न केवल हिप में हो रहे दर्द से निजात दिलाई, बल्कि 125 किलोग्राम के समीर कपूर की सर्जरी कर इतिहास रच दिया। इस केस में खास बात यह है कि पेशेंट का वेट जो ग्लोबली वर्ल्ड वाइड 1 या 2 केस रिपोर्टेड है, जिसमें 125 किलो के वेट में हिप रिप्लेसमेंट किया गया हो, और सक्सेस आपके सामने है कि नेक्स्ट डे से फुल वेट बेयरिंग वॉक कर रहे हैं। इसमें मैसेज ये है सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो पेशेंट वेट की वजह से सर्जरी को डिले करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि उनकी सर्जरी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, ये उनके लिए एक मैसेज है कि वेट इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, पेशेंट की फिटनेस इज दी ओनली क्राइटेरिया। समीर कपूर की सर्जरी करीब 50 मिनट तक चली। समीर 4 दिन में ही अपने पैरों पर चलने लगे। भारी वजन वाले मरीजों में हिप रिप्लेसमेंट प्रक्रियाओं से जुड़ी मेडिकल चुनौतियों के मद्देनजर काफी दुर्लभ बन जाता है। अब समीर और उनका परिवार काफी खुश है। डॉक्टर साहब के पास गया तो इन्होंने मेरे को देखते ही कहा कि इसको बहुत सीवियर पेन है, और मतलब इन्होंने एंटर भी नहीं किया था, उन्होंने एंटर से पहले ही एक चीज़ बता रही, तो हमारी बात रियल सरप्राइज कि हाँ ये मेरा पकड़ सकते हैं और ये ऑपरेट कर सकते हैं और सब कुछ ठीक कर सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम कि मैं आज बिल्कुल फिट हूँ, विदाउट एनी स्टेक, विदाउट एनी वॉकर, आई एम डूइंग टू गो ईच एंड एवरीथिंग। सामान्य से अत्यधिक वजन के मरीजों, खासतौर से 100 किलोग्राम से अधिक वजन वाले मरीज अक्सर हिप रिप्लेसमेंट से बचते हैं, और यहां तक कि सर्जन भी ऐसे मामलों में जटिलताओं के मद्देनजर काफी सावधानी बरतते हैं। लेकिन समय पर इलाज मिलने से इस तरह के मरीजों को विकलांगता से बचाया जा सकता है। ये सर्जरी ये साबित करती है कि अधिक वजन वाले मरीज भी अगर मेडिकल रूप से फिट हैं तो सुरक्षित हिप रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। समीर का अपने पैरों पर खड़ा होना इस तरह की दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे अन्य लोगों को भी हौसला देगी। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह रिमझिम बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। हालांकि भारी बारिश के बाद जलभराव से कुछ क्षेत्रों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश के बाद मेहरौली बदरपुर रोड पर जलभराव हुआ। इससे राजधानी में यातायात भी बाधित हुआ। नोएडा, गाजियाबाद में भी तेज बारिश हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों यानी 28 जुलाई तक दिल्ली में तापमान के 36 डिग्री सेल्सियस और 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद जताई है। आईएमडी के अनुसार अगले 7 दिनों तक आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और गरज बिजली के साथ बहुत हल्की से मध्यम बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक देश भर में भारी बारिश की भी भविष्यवाणी की है। और आज सावन की शिवरात्रि है, जो भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस पावन अवसर पर देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा है। खासतौर पर उस श्रद्धालु के लिए ये दिन विशेष महत्व रखता है जिन्होंने सावन महीने के दौरान कांवर उठाकर लंबी यात्रा कर गंगा जल लाकर भगवान शिव का अभिषेक किया है। ये दिन उनकी तपस्या और भक्ति की पूर्णता का प्रतीक माना जाता है। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित गौरीशंकर मंदिर में भी आज श्रद्धालुओं की अपार भीड़ देखने को मिली। ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग कतारों में लगकर भगवान शिव के दर्शन और पूजा कर रहे हैं। भक्तजन बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, शहद और फूलों से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं। मंदिर का पूरा परिसर भक्तिमय में डूब गया है। आइए दिखाते हैं ये शिवरात्रि के ये दृश्य आपको। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।
सावन की जैसा कि महाशिवरात्रि है और आज के दिन जो कांवड़िया हैं उनकी तपस्या पूर्ण होने का दिन है। जो जल वो गंगा जी से लेकर के आए थे उन्होंने भगवान शिव को अर्पित किया है। बहुत अच्छा रहा हमारा आना और मतलब बहुत ही बाबा ने बुलाया तो हम पहुंच पाए और ला पाए कांवड़। कब से आप यहाँ पर मतलब यात्रा आपकी कब से शुरू हुई? मेरे को 2 इयर्स हो गए हैं, मैं जोड़ा आज कंप्लीट हुआ भोले बाबा की कृपा से। कितने दिन पहले शुरू की थी आपने? ये हम यहाँ से 20 तारीख को निकले थे। तो आप कहाँ से लेकर के आ रहे थे? हम हरिद्वार से, हर की पौड़ी से ही। बच्चे भी थे, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे, आपने भी की। कैसा रहा आपका अनुभव? अच्छा। तो एक बार जोर से जयकारा। बम बोले, बम बम बोले, बम बम बोले की बारात चली रज रज के, बोले की जय। आपने भी दर्शन कर लिए? बहुत बशीष कृपा है प्रभु की, बहुत असीम कृपा है उनकी। कितने सालों से आप? अब मैं लगभग 30 साल जुड़े हुए उनके साथ। पीढ़ी दर पीढ़ी आप भी जोड़ते हैं? बस नहीं, उनकी कृपा है ये। तो देखिए भोले बाबा की कृपा है और जब किसी की तपस्या पूर्ण हो जाती है तो चेहरे पर खुशी देखकर सिर्फ आप अंदाजा लगा सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता और ये इन श्रद्धालुओं से बात करने के बाद यकीनन सिद्ध हो जाता है। इच्छाएं पूरी करे बोले बाबा, सबका कल्याण हो। सम करोति इति शंकरा, जो सबका कल्याण करे वही शिव है। सावन की शिवरात्रि का महापर्व है आज और जहां देश भर के सभी शिवालयों में बम बम बोले की गूंज हो रही है, वहीं आज हम चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में हैं। सबसे पहले आपको माता गौरी और भगवान शंकर के दर्शन करवा देते हैं। कितना सुंदर और अद्भुत भगवान का श्रृंगार किया है। आपने देखा है कि किस तरीके से कावड़ लेकर के जो लोग आए हैं, जो बम बोले जयकारे करते हुए, उनकी एक ही इच्छा है कि कैसे ही करके भगवान शिव पर एक लोटा जल चढ़ा दे। वहीं जो आम जन श्रद्धालु हैं, जो परिवार के लोग हैं, जो आज यहाँ पर आए हैं क्योंकि शिवरात्रि का दिन है। तो आप कहाँ से आई हैं? पहाड़गंज से दिल्ली। पहाड़गंज से दर्शन? जी 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 जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ मंदिर प्रशासन की व्यवस्था की बात करें तो वो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है। हम आने वाले हैं। बम बम बोले, बम बम बोले, ओम पार्वती पते नमः, हर हर महादेव। तो देखिए कितने लोग हैं, गृहस्थ भी हैं साथ में। ऐसा नहीं है कि कावड़ गृहस्थ नहीं उठाते, लेकिन कुछ लोग हैं जो दूर से यानी हरिद्वार से आ रहे हैं, तो कोई ब्रज घाट से आ रहा है अपनी कावड़ लेकर के, और वहीं पर छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, सभी आयु के आपको यहाँ पर दिखेंगे भगवान से आशीर्वाद लेते हुए, उनसे अपने जीवन सफल बनाने के लिए। कैमरा पर्सन मोंटी के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज के लिए चांदनी चौक से। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC।